इस टॉपिक में मैं आज आपको बताऊंगा कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी किसे कहते हैं। गत वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन क्या होता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद यह वीडियो आपकी समझ में अच्छी तरह आ सकता है, क्योंकि दोनों में अंतर है। अर्थात मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, और मांग में वृद्धि और मांग में कमी, दोनों में एकदम से भारी अंतर है। तो मांग में विस्तार और मांग में जो संकुचन है उसको प्रभावित करने वाला एक ही तत्व है, अर्थात उसकी मांग को प्रभावित करने वाला अर्थात बढ़ाने वाला या घटाने वाला एक ही तत्व, एक कारक है, उसे कहते हैं कीमत। कीमत कम होती है तो वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ती है तो वस्तु महंगी हो जाती है, और वस्तु महंगी होती है तो उसकी मांग घट जाती है। जो मांग है उसको कई तत्व क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कीमत तो लिखी हुई है कि व्यक्ति का रुचि स्वभाव यदि वो चेंज हो जाता है, या आय उसकी चेंज हो जाती है, जनसंख्या चेंज हो जाती है, सरकारी जो कर है या टैक्स है बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घटती है बढ़ती है, पूरक वस्तु की कीमत घटती बढ़ती है, आर्थिक विषमताएं घटती बढ़ती है, मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि वस्तु की डिमांड पर पड़ता है। तो मांग में वृद्धि कब होगी? जैसे आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आजकल गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। मेरा जैकेट पहना हुआ है, क्यों? सर्दी का मौसम चल रहा है। लेकिन गर्मियों में इसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, तो अब यहां पे समझ लेते हैं कि मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, क्या होता है पहले, और उसके बाद देखेंगे कि एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है। तो मांग में जो वृद्धि है वो क्या होती है? यदि मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मांग को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है, कीमत के अलावा ओके परिवर्तित होते हैं और उसी कीमत पर, कीमत वही रहती है और मांग ज्यादा हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं मांग में वृद्धि। तो इसको और भी अच्छी तरीके से हम यहां पर इसको समझते हैं कि मांग में वृद्धि क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 1 2 3 कॉलम क्या करने हैं, तैयार करने हैं, बनाने हैं कॉपी में। और उसके बाद इसमें लिखना है एक्स वस्तु का मूल्य रुपये में, दूसरे में आ जाएगा एक्स वस्तु की प्रथम मांग या प्रारंभिक मांग इकाई में, और मांग में वृद्धि किसकी? एक्स वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु वही है। ओके, अब यहां पे समझिए कि एक्स वस्तु है, उसका मूल्य क्या है? 5 रुपया है। तो पहले मांग हो रही है 10 इकाइयों के बराबर, एक्स वस्तु की कीमत 5 से घटकर 4 रुपये हुई, अर्थात 1 रुपया कम हुआ, अर्थात सस्ती हुई एक्स वस्तु, और उसकी डिमांड बढ़कर 20 हो गई। और ऐसे ही घटते घटते प्राइस 1 रुपया हो गया तो डिमांड बढ़कर 50 हो गई। तो ये हो गई प्रारंभिक मांग। ठीक है ना, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहे हैं। अब वृद्धि को देखने के लिए हमें अगला यहाँ पे तैयार करना है कि कीमत क्या होती है। उसी कीमत पर, अर्थात कीमत 5 रुपया है तो पहले जो डिमांड थी वो 10 इकाइयों की थी, लेकिन कीमत बदली नहीं, 5 रुपया है, और डिमांड बढ़कर कितनी हो गई? मांग में वृद्धि हो गई 20 इकाइयां। इसी प्रकार से कीमत घटी 4, पहले थी 20 अब क्या हो गई 30। तो इस प्रकार से ये मांग में वृद्धि है क्या इसकी तुलना में, लेकिन कीमत वही है। ठीक है, कि 5 रुपए है, 4 रुपए है, 3 रुपए है, 2 रुपए, 1 रुपया है। तो इस पे भी अलग अलग डिमांड है, लेकिन यहां इसी कीमत पर बढ़ी हुई डिमांड है। बात क्लियर हो गई? देख लीजिए, 1 रुपये में कितनी डिमांड है? पहले 50 है इकाइयों के बराबर एक्स गुड्स की, और उसके बाद जब मांग बढ़ती है, किस कारण से बढ़ती है कि जब हमने कहा कि कीमत के अलावा अन्य तत्व क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो डिमांड बढ़कर 60 हो जाती है, प्राइस वही है, डिमांड बढ़कर 50 हो जाती है, पहले 40 थी, लेकिन कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। अब इस टेबल में 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। क्या हो सकती है? एक ही मूल्य और अधिक मांग, एक ही मूल्य और अधिक मांग। अब यहां पे देखिए कि 3 रुपया है, ओके, तो डिमांड कितनी है? 30 है, और एक ही मूल्य अधिक मांग, लेकिन मूल्य 3 रुपया है, पहले 30 थी, और डिमांड बढ़कर क्या होगी? 40 इकाइयां हो गई। तो ये स्थिति होगी एक ही मूल्य या समान कीमत अधिक मांग, इसको कह सकते हैं। सेम प्राइस मोर डिमांड के नाम से इसको जाना जाएगा। दूसरा आता है अधिक मूल्य समान मांग। अधिक मूल्य
ठीक है। यहाँ देखिए मूल्य बढ़कर हो जाता है 4 रुपया। ओके, और पहले हम देखते हैं 3 रुपए पर डिमांड कितनी है 30। ओके, लेकिन 4 रुपए पर यहाँ डिमांड बढ़ी हुई देखते हैं 30, तो इसे कहेंगे अधिक मूल्य। ठीक है, अधिक मूल्य हो गया और डिमांड हो गई 30। अधिक मूल्य और क्या बोला, समान मांग, अर्थात यहां पर और यहां पर क्या है, समान मांग है, लेकिन मूल्य क्या है, अधिक है। ओके, लेकिन कम मूल्य पर क्या था, 30 ले रहा था, और अधिक मूल्य पर भी क्या कर रहा है, 30 ले रहा है। इसको इस प्रकार से समझा जाएगा। तीसरी स्थिति होती है कीमत और मांग में आंशिक परिवर्तन, अर्थात कीमत और कीमत में क्षणिक परिवर्तन होता है, जो पता नहीं चलता है टेबल पर, लेकिन मांग में भी आंशिक परिवर्तन हो जाता है। छोटा सा परिवर्तन होता है जिसको हम केवल रेखा चित्र पर देख सकते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई, ये मांग में वृद्धि क्या होती है। और इस प्रकार से हमने आपको बताया कि पहला इतना रहेगा और मांग में वृद्धि दिखाने के लिए आपको ये अलग से बताना पड़ेगा। ओके, अब इसी को हम क्या करते हैं, रेखा चित्र पर देखते हैं, क्योंकि रेखा चित्रों का इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा महत्व है। ओके, आप परिभाषा भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, आपने तालिका भी बना दी और रेखा चित्र बना दिया, तो एग्जामिनर समझ लेता है कि जो विद्यार्थी है इसको अच्छी तरह आता है कि यह किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता है। अब इतना पढ़ने का समय किसके पास होता है, यदि उसमें सीधे नजर डालेगा टेबल पे और सीधे डायग्राम पे नजर डालेगा एकदम से। ओके, तो इससे हमारे जो मार्क्स है वो अच्छे आएंगे और हमारी जो समझ है वो ज्यादा विकसित होगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। तो इस प्रकार से इसका रेखा चित्र कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये दो जो हमारे अक्ष हैं, ये हमारे आधार स्तंभ है रेखा चित्र के। ठीक है, इस पे लिखेंगे x और इस पे लिखेंगे o और इस पे लिखेंगे y। ठीक है, इस प्रकार से ये x अक्ष हो गया और हमारा ये y अक्ष हो गया। अब इस प्रकार से जो ये x अक्ष है इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हमारे इस प्रकार से क्षैतिज अक्ष हो गया और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया। ओके, तो इस पर दिखाएंगे हम मूल्य, अर्थात हमारी जो रेखा जा रही है उस पर मूल्य आएगा। हमेशा कहता हूं मैं कि मूल्य हमेशा खड़ी रेखा पर ही आता है। ओके, अब मूल्य कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 एंड 5 क्या कर देंगे, इसको लिख लेंगे। ओके, अब इसके बाद देखिए इस प्रकार से जैसे ये डायग्राम, तो इस प्रकार से ये तालिका बनी हुई है, तो बिना तालिका के भी हम क्या कर सकते हैं कि सीधे क्या कर सकते हैं, डायग्राम को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम दिखा देते हैं कि जैसे हमारा यहां से देखिए 20 30 40 50 60, ठीक है, 10 20 30 40 50, तो 10 से स्टार्टिंग कर लेते हैं। ओके, इस प्रकार से 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक है, 10 20 30 40 50 एंड 60। इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगी हमारी डिमांड, DEMAND, डिमांड किसकी आ जाएगी, एक्स गुड्स की डिमांड इस पे आएगी। ओके, इतना काम तो हो गया। अब क्या करना है कि हमने यहां से एक लाइन क्या करनी, सीधे सीधे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, सीधे सीधे ड्रॉ भी कर सकते हैं, और उसके बिना भी हम क्या कर सकते हैं कि इस तालिका के द्वारा इस रेखा चित्र पर डिमांड कर्व खींच सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कैसे खींचेंगे। जैसे 5 पर है 10, ठीक है, तो 5 यहाँ है और ठीक है, इसके सामने एक बिंदु लगा है, यहां से मिला है और ठीक से में, ठीक है, 4 रुपए पर है हमारा कितना, 20। ओके, 4 रुपए पर 20 और 3 रुपए पर हमारा है 30। उसी प्रकार से 2 रुपए पर हमारा है 40, ठीक है, और 1 रुपए पर हमारा है 50। इस प्रकार से 10 20 30 40 और 50, इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 पॉइंट लग गए। ओके, तो इस प्रकार से ये पहला हमारा मांग वक्र क्या जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप सीधे मिला देंगे उसको, चाहे मेरा कहीं जा रहा है लेकिन आप इसके लिए सहायता से बनाएंगे तो सीधे चला जाएगा। ओके, तो इस पे लिख लेंगे डी और डी, ये हमारा प्रथम मांग वक्र हुआ। ठीक है, तो जब मांग में वृद्धि होती है तो ये मांग वक्र क्या होता है, हमेशा दाईं तरफ शिफ्ट होता है, दाईं तरफ खिसकता है। ये मेरा बायां हाथ है, तो जब नया मांग वक्र बनेगा
तो इधर क्या होगा, शिफ्ट होगा, जो मांग में वृद्धि को बतलाएगा। ओके, अब अगले को बना लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60 है। ठीक है, कि 5 रुपए पर कितना है, 5 रुपए पर देखेंगे हम तो कितना है, 20 है, 20 ये है, तो 5 रुपए पर 20 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 रुपए पर कितना है, यहां पर देखेंगे 4 रुपए पर हमारा 30 है। ओके, 4 रुपए पर 30 है, और 3 रुपए पर हमारा 40 है, 4 रुपए पर 40, और 2 रुपए पर कितना है, 50 है। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक इसी के। ठीक है, और 1 रुपए पर आ जा रहा हमारा 60 है। ठीक है, तो हमारा 60 यहाँ पे आ गया। और इस प्रकार से इस रेखा को यहाँ से मिलाते हुए चलेंगे, और हमारी जो रेखा होगी इसको बोलेंगे डी। ओके, डी और D1। ठीक है, D1 D1 हमारी ये दूसरी डिमांड कर्व हो गई। ओके, इस प्रकार से ये दूसरा डिमांड कर्व हमारा तैयार हो गया। तो जब भी मांग वक्र क्या होता है, दाईं तरफ शिफ्ट होता है, तो यह क्या बतलाता है कि मांग में वृद्धि को बतलाता है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक बिंदु आपको बतला देते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 3 रुपये पर, यहाँ पे देखिए पहली मांग है 30। ओके, जब प्राइस कितना है, 3 रुपया है, तो डिमांड कितनी है, 30 है। यहाँ पे दे रखा है 30 है। ओके, और जब क्या होता है, मांग बढ़ती है और ये वक्र क्या होता है, आगे क्या रख सकता है, तो इसको आगे बढ़ाना है इसको। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, इतना गैप जो इसके बीच में आ जा रहा है। ठीक है, इसको मोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, गाढ़ा, और यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा A, और यहाँ पे हो गया A1। तो यहां से लेकर और यहां के बीच आप देखेंगे कि पहले क्या है, 3 रुपए मूल्य पर X वस्तु की डिमांड कितनी है, 30 इकाई है। लेकिन क्या होता है, जब मांग बढ़ती है, तो मांग वक्र में पहले बना चुका हूं, तो यहां से इधर बढ़ेगी, तो उसी मूल्य पर मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। यहां देखिए, ये 40 हो जाती है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अगला देखिए कि क्या होता है कि मूल्य चेंज होता है, या बड़ी भी कीमत पर भी इसको देख लेते हैं कि कीमत तो वही रहेगी, हमारी कीमत, इसने यहां पे आना था, तो इसको ऊपर करेंगे और इसको सीधे यहां ले जाएंगे। ओके, तो यहां से देखिए, एक तो ये हो गया, और यहां पे हो जाएगा हमारा B। ठीक है, अब यहां से देखिए मूल्य क्या है, 3 रुपया है, तो डिमांड कितनी है, 30 इकाई है। लेकिन मूल्य बढ़कर 4 हो गया, मूल्य बढ़कर 4 हो गया। ओके, और डिमांड कितनी है, 30 है। मूल्य बढ़कर 4 हो गया और डिमांड कितनी है, 30 है। एक कंडीशन हो गई। और जहां पर, अरे यहां पर बीच वाले को देख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं B1। ओके, तो इस प्रकार से देखिए, कीमत और मांग में आंशिक परिवर्तन, अर्थात इन दोनों के बीच ये जो त्रिभुज बन रहा है, यहां पर हमने जो बिंदु लगाया, इसमें जो मांग में जो वृद्धि बताई जा रही है, वो कैसी वृद्धि बताई जा रही है, आंशिक। ठीक है, यदि हम इसके बीच इधर से और यहां से एक नीचे रेखा खींच देंगे, तो थोड़ा कीमत कम और इसकी तुलना में मांग थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई होगी। ओके, तो इस प्रकार से ये डायग्राम क्या बतला रहा है आपको, वही बतला रहा है जो मैंने आपको बताया यहां पे, कि जब भी क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी, तो मांग वक्र इधर से इधर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है जी, जब शिफ्ट होगा, प्राइस वही रहेगा, लेकिन मांग क्या हो जाएगी, यहां बढ़ जाएगी। जैसे A से लेकर A1 के बीच क्या हो गई, मांग बढ़ गई, अर्थात 30 किलो से लेकर, और नहीं, 30 इकाई से लेकर 40 इकाई के बीच हो गया, अर्थात 10 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। लेकिन प्राइस क्या है, 3 रुपया है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है कि प्राइस बढ़ा है। ओके, प्राइस 4 रुपया हुआ, लेकिन जो डिमांड है, पहले वाली ये है और ये दूसरे वाली है, तो यह 30 अपनी जगह खड़ी है। और ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि इसके बीच की है, जिसे हम कह रहे हैं आंशिक कीमत परिवर्तन, अर्थात कीमत थोड़ा कम होगी तो इसके बीच में आएगी, और मांग यहां से बढ़ेगी इसके बीच में जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। इसको और भी सरल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, X Y O, बाकी ये सब कुछ इसमें लिखना है।
ओके, सबसे पहले हमने एक डिमांड कर्व खींचना है, इसमें लिखेंगे डी। ओके, ये प्रथम हमारा है और इधर हमारा आ जाएगा प्राइस। ठीक है, इधर हमारा आएगा डिमांड। तो यहां से पहले एक रेखा खींचिए, यहाँ पे लिखिए प्राइस। ओके, और इसको नीचे मिलाइए। ठीक है, और इस पे लिख दीजिए एन। देखिए, जब ओपी कीमत है तो उस समय मांग कितनी है, ओ एन है। ओके, अब क्या करना है, मैं आपको सरलीकरण बता रहा हूं, बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूं। इसके बाद एक डिमांड कर्व मांग को बढ़ाने के लिए दाईं तरफ शिफ्ट होगा और इस पे लिखेंगे D1 और ये हो जाएगा हमारा D1। ओके जी, इस प्रकार से अब इस रेखा को हमने आगे बढ़ाना है। अब देखिए, कीमत कितनी है, ओपी है। अब मांग बढ़कर यहां से यहां बढ़ेगी, तो यहां पे एक लंब खींच दीजिए और ये हो गया N1। तो इतनी हमारी क्या होगी, मांग बढ़ गई। तो यहां पे इसके लिए हो गया A और इसके लिए हो गया A1। इतनी हमारी क्या होगी, मांग बढ़ गई। ठीक है, इससे इसके बीच में अगली कंडीशन क्या है कि परिस्थिति बदलती है और प्राइस बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्राइस बदलता है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए, इसी रेखा को, सीधी सी रेखा में, और यहाँ पे इसको मिलाइए और इसको यहाँ से टच करिए और यहाँ पे देखिए P1 कीमत हो गई, अर्थात कीमत ऊपर हुई लेकिन डिमांड वहीं पर इतनी है, अर्थात पहले भी उतनी थी लेकिन कीमत बढ़ी यहां से लेकर ऊपर की तरफ, लेकिन डिमांड ON है। ये भी कंडीशन हो गई। और इसके बीच में जो यहाँ पे लिखा था हमने, ये तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया B और यहाँ पे एक बिंदु बन जाएगा B1 का, जो हमारी तीर लगा रहा हूं मैं। ओके, ये आंशिक परिवर्तन को दिखाया, कीमत और मांग को। तो इस प्रकार से आप इसको सीधे ही बना सकते हैं। ओके, न इसकी जरूरत, ठीक है, ना ऐसी जरूरत, आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं और इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मांग में वृद्धि के बाद अब जानेंगे मांग में कमी। तो मांग में कमी किसे कहते हैं, तो मांग में कमी का अर्थ है यदि मांग को प्रभावित करने वाले कारक परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, तो उसी कीमत पर मांग में कमी हो जाती है, मांग घट जाती है, तो उसे ही कहते हैं मांग में कमी। तो इसको और भी सरल भाषा में समझ लेते हैं इस सारणी या तालिका टेबल पर। ओके, तो इस टेबल को बनाने के लिए आप, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जब मांग में वृद्धि चल रही थी तो सेम वही टेबल है। ओके, सेम वही सारणी है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना। आपने जो अंक उस समय मैंने यहां लिखे थे उनको मैंने यहां लिख दिया है। ओके, और इधर के चले गए उधर। ओके, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इधर मांग में वृद्धि को दिखाना है लेकिन उसके बाद मांग में कमी को दर्शाना है, क्योंकि यहां पर हम दिखा रहे हैं कि मांग में कमी कैसे होती है। तो इसको यहां पे समझिए कि 5 रुपए पर एक्स गुड्स की पहली मांग है। ठीक है, प्रारंभिक जो मांग है वो 20 इकाई है, लेकिन प्राइस वही है और मांग क्या हुई, घटकर 10 इकाई हो गई। तो मांग घट गई, 20 थी, अब कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 20 में से 10 गया तो कितना बचता है, 10। ओके, अब देखिए इसी प्रकार में नीचे को बढ़ेंगे तो 2 रुपए पर एक्स गुड्स की मांग पहले 50 थी, अब घटकर कितनी हो गई, 40 हो गई। और 1 रुपए में पहले कितनी थी, 60 इकाइयों के बराबर थी, एक्स गुड्स की मांग थी। ओके, अब उसी वस्तु की मांग क्या हो गई है, घटकर 50 हो गई है। तो इस प्रकार से प्राइस क्या है, कीमत वही है। ठीक है, और पहले मांग थी ज्यादा और अब मांग क्या हो गई, कीमत वही होने पर, लेकिन मांग को प्रभावित करने वाले कारक जो मैंने पहले आपको यहां पे बताए हैं उनमें परिवर्तन हो गया है। ठीक है, और जिससे मांग क्या हो गई है, यहां पर घट गई है। तो ये दूसरा वाला जो है ये मांग में कमी को दर्शा रहा है। ओके, अब इसका रेखा चित्र पर भी जान लेते हैं कि मांग की कमी को कैसे दर्शाएंगे। ओके, यहां पे देखिए, पहले मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, आगे यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे o हो जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे कीमत, यहाँ पे x वस्तु की क्या हो जाएगी, डिमांड, DEMAND। ओके, x वस्तु की डिमांड। इतनी बात तो क्लियर होगी। इस तालिका के द्वारा हम रेखा चित्र कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर अभी जब मांग में हमारा वृद्धि का चल रहा था तो यहां पे मैं डायरेक्ट बनाऊंगा क्या, आपका मांग में कमी का वक्र। तो देखिए आपने क्या करना है, मांग में कमी को दिखाने के लिए पहले एक डिमांड कर्व इस प्रकार से ड्रॉ करना है। ये हमारा पहला मांग वक्र है। ओके, सबसे पहला काम यही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब मांग में कमी होती है तो मांग वक्र हमेशा क्या होता है,
इससे बाएं हाथ की तरफ, ठीक है, ये मेरा दायां, ये रेखा पर दायां हाथ है और इस तरफ क्या है, बायां हाथ है, इस तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, जो क्या दिखाएगा, मांग में कमी को दिखाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, यहां से एक डिमांड कर्व क्या करना है और ड्रॉ करना है, और ये दूसरा इसमें लिख देंगे D1, ठीक है, D1, और यहां पे भी लिख देंगे D1। ओके जी, इतना काम करना है। ओके, अब इसी में यहाँ पे हम किसी एक प्राइस को ले लेंगे, यहाँ पे हमने एक बिंदु लिया और ये हमारा P प्राइस हो गया। तो देखिए पहले हमारे यहां तक, ठीक है, और यहां तक माना, यहां पर पहले देखिए ये प्रारंभिक डिमांड थी हमारी OP प्राइस पर, अर्थात OP प्राइस पर हमारी जो डिमांड थी पहले ON थी, ठीक है, नंबर 1 पे यहां। ओके, अब क्या हुआ कि मांग में कमी क्यों बतला रहा हूं, तो मांग में कमी होने पर एक दूसरा वक्र में एक बाईं तरफ शिफ्ट हो गया है। अब यहां पर देखिए प्राइस तो वही है, ये लाइन, तो इसको यहां से एक लंब नीचे की तरफ खींचे रेखा और यहां पे लिख दीजिए N1। ओके, अब देखिए प्राइस वही है, लेकिन हुआ क्या कि मांग इधर की तरफ क्या हो गई है, इससे लेकर और इसके बीच मांग में क्या हो गई है, कमी हो गई है। इस प्रकार से ए, और यहां पे लिख देंगे A1 सांकेतिक। तो इसके बीच इतनी मांग में कमी हुई है, किधर, इधर की तरफ, पहले यहां थी और इधर की तरफ क्या हो गई है, घट गई है। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अगला देखिए इसमें कि यदि परिस्थितियां चेंज होती हैं और प्राइस क्या होता है, घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है, तो क्या होगा, दर्शाने के लिए ठीक यहां से यहां पे मिलाते हुए और यहां पे P1, यदि नीचे की ओर प्राइस क्या होगा, गिरेगा। ओके, क्या होगा, प्राइस गिरेगा, तो क्या होगा कि इसी कीमत पर पहले जो मांग थी वो थी A। ओके, अब कितनी है, वो भी उतनी ही है, OP1, और डिमांड पहले ON यहां तक और अब भी ON इतनी ही है, कीमत पहले ज्यादा थी तब भी उतनी ही डिमांड थी। नीचे की तरफ था, ये वक्र पूरा हमारा घटाने को बतला रहा, घटाने को, क्योंकि दाईं तरफ शिफ्ट हो गया तो घट गया। तो घट कहां से घट गया, A से लेकर A1 के बीच और इस त्रिभुज के अंदर। ओके, A। और यदि हम मान लें कि हमारा जो आंशिक, जो यहां पे लिखा कीमत और मांग में आंशिक कमी, तो कीमत और मांग में आंशिक कमी कहां पे होगी, वो बीच की कंडीशन को दिखाएगी यहां पर। ओके, तो इस प्रकार से इधर की तरफ जो हमारा होगा, यहाँ पे आंशिक परिवर्तन, और इस पे लिख देते हैं B1। ओके, तो इस प्रकार से जब भी मांग में कमी होगी तो मांग वक्र दाएं से बाईं तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है हमारा क्या बतला रहा है, मांग में कमी को बतला रहा है। पहले मांग वक्र इधर था, अब इधर आ गया है। अब इसी को यहाँ पे भी देख लीजिए, एक ही मूल्य और कम मांग, एक ही मूल्य और कम मांग, अर्थात मूल्य क्या है, ये दे रखा 3 रुपया, पहले 40 थी और मांग क्या होगी, 30 हो गई। रेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत किसी प्रकार की नहीं बदल रही है। और दूसरा क्या हो जाएगा, कम मूल्य, ठीक है, कम मूल्य कितना है, 2 रुपया है, ठीक है, और समान मांग है 50 है और 50 हो गया। ओके, और अगला आता है कीमत और मांग में आंशिक कमी। कीमत और मांग में आंशिक कमी जो यहां पर नहीं दर्शाई जा रही है, लेकिन यहां पे बता रहा हूं मैं आपको कि यहां से लेकर और यहां के बीच, ठीक है, यहां पर जो कमी हुई है आंशिक, इसके बीच यहां पे, ठीक है, इसे कहेंगे कीमत और मांग में आंशिक कमी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया मांग में वृद्धि, और उसमें मैंने कीमत और मांग में आंशिक परिवर्तन लिखा था, तो आंशिक वृद्धि उसको पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, आंशिक वृद्धि। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी को, ठीक है, तालिका के द्वारा भी, रेखा चित्र के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बतला देता हूं पुनः कि जो मांग में विस्तार और मांग में संकुचन है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग क्यों है कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन का एक ही कारण है, और वह है केवल कीमत। यदि कीमत घटती चली जाएगी तो क्या होगा,
मांग बढ़ती चली जाएगी, उसे हम विस्तार कहते हैं। ओके, और यदि कीमत बढ़ती चली जाएगी तो मांग घटती चली जाएगी, उसे कहते हैं मांग में संकुचन। ओके, तो वहां पर एक ही कारक है कि जो कि वस्तु की मांग को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, और वो है कीमत। लेकिन यहां पर वो सारे तत्व आ जा रहे हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं, जिस कारण से मांग में वृद्धि और मांग में कमी हो जाती है। ठीक है, तो पहले में एक ही कारक है कीमत, और इसमें समस्त कारक हैं जो कि क्या करते हैं, मांग में कमी कर देते हैं या मांग में वृद्धि कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन क्या होता है, उसको हम एक ही डायग्राम पे दिखा सकते हैं, एक ही रेखा चित्र पे दर्शा सकते हैं। लेकिन मांग में वृद्धि और मांग में कमी को दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रकार से दो डिमांड कर्व की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया मांग वक्र मूल बिंदु से डी तो मूल बिंदु है, लेकिन डी को इधर शिफ्ट हो गया बाईं तरफ, तो मांग में कमी, तो दो वक्र हो गए। और यदि इधर से इधर को शिफ्ट होता तो मांग में वृद्धि, वो मैंने पहले इसमें आपको बताया। लेकिन पहले वाले मांग में विस्तार, मांग में संकुचन में केवल क्या होता है, एक डिमांड कर्व होता है कि जिसमें कि कोई उपभोक्ता उसी लाइन पे चलता है और मांग बढ़ती चली जाती है या मांग घटती चली जाती है। ओके, तो इस प्रकार से मांग में विस्तार और मांग में संकुचन और मांग में वृद्धि और मांग में जो कमी है, ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,